हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक केवल हमने सिर्फ दो विशेषताओं पर चर्चा की है, निर्मित और लिखित कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम पढ़ेंगे एनलार्ज कॉन्स्टिट्यूशन, व्यापक संविधान के बारे में। भारतीय संविधान जो है वो बहुत बड़ा है, इसके आर्टिकल की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। मैंने आपको बताया था कि यूएसए के अंदर केवल 7 आर्टिकल है, फ्रांस के अंदर जो है वो 95 आर्टिकल है और कनाडा के अंदर 147 आर्टिकल है। जबकि भारतीय संविधान की बात करें तो इसके अंदर 395 आर्टिकल है। ठीक है, और संविधान को बनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। संविधान के अंदर बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान भारतीय शासन अधिनियम इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से लिए गए हैं। अधिकांश प्रावधान जो है वो 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से लिए गए हैं। करीबन 250 से ज़्यादा आर्टिकल जो है वह इस अधिनियम से लिए गए हैं। इसके अलावा केंद्र और राज्य के संबंध पर चर्चा की गई है। राज्य के मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट किन परिस्थितियों में रेस्ट्रिक्ट होंगे उनकी चर्चा की गई है। जो आपकी शेड्यूल कास्ट है, एसटी है, एससी है और एंग्लो इंडियन से संबंधित प्रावधान भी भारतीय संविधान के अंदर मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा इमरजेंसी पावर, राष्ट्रपति की जो है घोषणाओं की भी इसके अंदर विवेचना की गई है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो फंडामेंटल राइट्स का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए रिट जारी की जाती है, उसका भी उल्लेख भारतीय संविधान के अंदर किया गया है। इस तरह से भारतीय संविधान जो है वो एक एनलार्ज कॉन्स्टिट्यूशन है। इस संबंध में एक फेमस पॉलिटिकल थिंकर है जिनका नाम है आइवर जेनिंग। ठीक है, आइवर जेनिंग ने बोला है कि भारतीय संविधान जो है वो विश्व का सबसे विशालकाय संविधान है, एनलार्ज कॉन्स्टिट्यूशन है। और साथ में हरि विष्णु कॉमन्स ने भी बोला है कि भारतीय संविधान जो है वह सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान सबसे बड़ा संविधान है। फिर हम सेकंड विशेषता को लेते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मीनिंग है कि इंडिया जो है, इंडिया में के अंदर प्रभुत्व संपन्न शक्ति यानी कि जो सॉवरेन पावर है वो किस में नीत है? जनता के अंदर नीत है। और प्रभुत्व शक्ति का मतलब होता है कि इंडिया जो है वह अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर वह किसी भी देश के साथ वॉर कर सकता है। ठीक है, उसमें वो स्वतंत्र है। किसी भी देश के साथ जो है वो ट्रीटी संधि कर सकता है, मतलब वो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए अपन उसको बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कंप्लीटली सॉवरेन पावर जो है वो इंडिया के अंदर है। इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ, तो उससे पहले हम इंडिया को, जब ब्रिटिश शासन था तब अपन इंडिया को जो है वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं कह सकते हैं। लेकिन भारत के आज़ाद होने के बाद में वह स्टेट जो है वह अपने डिसीजन खुद लेने लगा, आंतरिक तौर पर भी और बाह्य मामलों में भी। इसलिए इसको कहा जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि यहाँ का शासन जनता के द्वारा जो है वह जनता के द्वारा चलाया जाता है। और जनता जो है वह जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो मंत्रिमंडल होते हैं, उनका जो है वो चयन करते हैं इलेक्शन के थ्रू। फिर बाद में हम बात करते हैं गणराज्य। भारत में इस वर्ड को यूज़ किया गया है क्योंकि इसका मीनिंग है कि भारत का जो राजा है यानी कि जो राष्ट्रपति है, संवैधानिक प्रमुख है, सर्वोच्च सत्ताधारी व्यक्ति है, वो कभी भी जो है वह वंशानुगत नहीं होगा। जैसे ब्रिटेन में आपके मोनार्ची शासन को फॉलो किया जाता है, वहाँ पर राजतंत्र है, वहाँ का राजा क्या होता है? वंशानुगत होता है। लेकिन इंडिया में ये मेंशन किया गया है कि संविधान में मेंशन किया गया है कि यहाँ का जो है संवैधानिक प्रमुख यानी राष्ट्रपति जो है वह कभी भी वंशानुगत नहीं होगा। वह जनता के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में चुना जाएगा। और आप सबको पता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुन कर आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे समाजवादी राज्य, सेक्युलर स्टेट।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर 3 वर्ड ऐड किए गए थे 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। और ये कब हुआ था बेटा? आप सबको पता होना चाहिए 1976 में। और 3 वर्ड ऐड किए गए थे, एक तो सोशलिस्ट, दूसरा सेक्युलर स्टेट और एक था आपका अखंडता, कंटिन्यूटी। ठीक है। समाजवादी का मीनिंग है, वैसे तो समाजवादी वर्ड का सबसे पहले यूज़ कार्ल मार्क्स ने किया है। कार्ल मार्क्स ने बताया है कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर केवल 2 वर्ग होते हैं, एक तो होगा रिच क्लास और एक होगी बिल्कुल पुअर क्लास। तो वो कहता है कि जो पुअर क्लास का जो आपका प्रोडक्शन है, समाज में जितना भी जो प्रोडक्शन है, उस पर केवल धनिक वर्ग का जो है वह आधिपत्य नहीं होना चाहिए, उस प्रोडक्शन पर जो है वह गरीब लोगों का भी आधिपत्य होना चाहिए। प्रोडक्शन के ऊपर उन गरीब लोगों का आधिपत्य होना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो आर्थिक विषमता होगी वो कम होगी। लेकिन उसने ये सारी चीज़ें जो है वह संघर्ष के माध्यम से बताई है कि गरीबों को अपना हित को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय संविधान में इस वर्ड का यूज़ किया गया है। ये वर्ड जो है वह जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने दिया है। लेकिन यहाँ पर हम आर्थिक विषमता, जो इकोनॉमिक लेवल है गरीब और अमीर के बीच, उसको कम करने की तो बात करते हैं, लेकिन संघर्ष के द्वारा नहीं, आपसी जो है वह प्रेम, सहयोग और भाईचारे के द्वारा, ब्रदरहुड के द्वारा हम ये कोशिश करते हैं कि आर्थिक विषमता को कम किया जाए। भारत क्या है? आपका सेक्युलर स्टेट है। पहले से संविधान संशोधन के द्वारा माना है कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा, इसमें सभी लोगों के धर्मों का जो है वह आदर किया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक केस के अंदर जो हुआ है 1993 के अंदर ये माना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सेक्युलर स्टेट है, और यहाँ पर सेक्युलर आइडलिज्म कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है। मतलब धर्मनिरपेक्ष की विचारधारा को एक आदर्श के रूप में अपनाया गया है। फिर हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान जो है वह फ्लेक्सिबल भी है और कठोर भी है, रिग्रेट भी है। जैसे ब्रिटेन का संविधान है तो वो टोटली क्या है बेटा? फ्लेक्सिबल संविधान है। उसमें सड़क पर चलने वाले नियमों में जैसे चेंजेस होता है, वैसे है ना, कोई जैसे राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया है तो उसमें भी इजीली चेंजेस हो सकता है। वहाँ पर राष्ट्रपति तो नहीं होता, लेकिन एज ए क्राउन है ना, तो वहाँ पर चेंजेस हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो है वह जनरल लॉ में और जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में जो है वह डिफरेंस होता है। ओके, तो भारतीय संविधान जो है वह क्या है? फ्लेक्सिबल भी है और कठोर भी है। फ्लेक्सिबल में क्या होता है कि है ना, फ्लेक्सिबल में क्या होता है कि जैसे कि आपको राज्यों का नाम चेंज करना है, राज्यों की जो है वो बाउंड्री, सीमा को बढ़ाना है, किसी क्षेत्र को, किसी रीजन को जो है वह किसी स्टेट में मिलाना है, तो उसके लिए जो है वह क्या होगा? आपका जो संवैधानिक संशोधन होगा, यानी कि आप संविधान के अंदर जो चेंजेस करते हो, परिवर्तन करते हो, तो संवैधानिक संशोधन क्या होगा? लचीला होगा, फ्लेक्सिबल होगा। उसमें आप सबको पता है पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो कोई भी प्रस्ताव जो है, प्रपोजल है, बिल है अमेंडमेंट का, वो लोकसभा में आएगा। सपोज लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पास होने पर राष्ट्रपति उसमें सिग्नेचर करेगा। तो जैसे राज्यों का नाम चेंज करना है, किसी क्षेत्रों को मिलाना है, उनकी सीमा को बढ़ाना है ना, तो नए राज्य का जो है वह निर्माण करना है, तो उस समय जो है वह आप है ना, आपका जो संवैधानिक संशोधन होगा वो क्या होगा? लचीला होगा। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कठोरता की, यानी कि रिग्रेड कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के अंदर संवैधानिक संशोधन की शक्ति जो है वह संसद को दी गई है। मतलब संविधान के अंदर संशोधन करने का अधिकार केवल पार्लियामेंट को है, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग। अब संसद के अंदर जो संवैधानिक संशोधन 2 तरीके से होता है। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग संसद के अंदर संवैधानिक संशोधन 2 तरीके से होता है। एक तो होता है सिंपल वोटिंग से, ठीक है, और दूसरा हम देते हैं स्पेशल वोटिंग। ठीक है, सिंपल वोटिंग और दूसरा क्या होता है? स्पेशल वोटिंग। सिंपल वोटिंग में तो आप अभी मैंने आपको बताया था, लोकसभा राज्यसभा में बिल आता है, पास होके राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए जाता है। ठीक है। स्पेशल वोटिंग में क्या होता है? संसद के जो है टोटल मेंबर
का कुल बहुमत, संसद के टोटल मेंबर का कुल बहुमत यानी कि उनकी वोटिंग प्लस जो भी कैंडिडेट उपस्थित है ना, जो भी कैंडिडेट उपस्थित है, तो ये जरूरी है कि 2/3 कैंडिडेट उपस्थित हो और उनकी स्वीकृति भी मिलनी चाहिए। उसके अलावा जो राज्यों के अंदर आप सभी को पता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो राज्य के अंदर जो विधानसभा है तो कम से कम जो है वह आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति मिलना आवश्यक होता है ना, तब वो कहलाती है आपकी स्पेशल वोटिंग, ठीक है। और इसको जो है वह कठोर जो है वह अमेंडमेंट कहा जाता है, रिग्रेट अमेंडमेंट कहा जाता है। यह प्रोसेस जो है वह मेनली कहाँ पर फॉलो किया जाता है, जैसे राष्ट्रपति की इलेक्शन प्रोसेस में चेंजेस करना हो, राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए एक इलेक्शन कमेटी गठित की जाती है, निर्वाचक मंडल गठित किया जाता है, उसमें चेंजेस करना हो। आप सभी को पता है कि भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर किया जाता है, उसमें चेंजेस करना हो, या फिर केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति को बढ़ाना हो, है ना, या फिर आपके राज्यों की जो है विधायी शक्ति को बढ़ाना हो, कानून संबंधी शक्तियों को बढ़ाना हो, उसमें अगर चेंजेस करना है तो संवैधानिक संशोधन जो होगा वो क्या होगा, कठोर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि भारत के अंदर लचीलेपन को भी फॉलो किया जाता है और कठोर संवैधानिक संशोधन को भी फॉलो किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वह इंदिरा गांधी के टाइम हुए हैं। इंदिरा गांधी के टाइम 1971 के अंदर, इंदिरा गांधी के टाइम 1971 के अंदर 24वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह माना गया कि अगर कोई भी विधेयक है, कोई भी बिल जो है, अगर कठोर संवैधानिक संशोधन से पास होकर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आता है तो राष्ट्रपति उस केस में वीटो का यूज नहीं कर सकता है, यानी कि उसको वह बिल जो है वह एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है, उसको रोक नहीं सकता है, कुछ टाइम के लिए उसको उस बिल को जो है वह पास करना ही पड़ेगा, ठीक है, वीटो पावर का यूज नहीं कर सकता है। उसके बाद में हम बात करेंगे संसदात्मक शासन व्यवस्था। आपको पता है कि जो आपका गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर 2 टाइप के सिस्टम जो है वो फॉलो किए जाते हैं, एक तो होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, दूसरा होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मीनिंग ये होता है कि जैसे कि अमेरिका में ये फॉलो किया जाता है, इसमें ये होता है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो क्या होगा, रियल पावर का यूज करेगा, सारी पावर किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगी। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है, राष्ट्रपति जो है वह केवल नाम मात्र का व्यक्ति होता है, सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, पीएम और उसका कैबिनेट, और वो कैबिनेट जो है वह संसद के प्रति यानी कि पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो भारत के अंदर ब्रिटेन की, इंग्लैंड की पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो किया गया है, जबकि यूएसए में क्या है, आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ पर राष्ट्रपति जो है वह सर्वोच्च सत्ताधारी व्यक्ति होता है, सारी पावर जो होती है वो राष्ट्रपति के पास ही होती है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे संसदीय प्रभुता और न्यायिक पुनर्वलोकन। जैसे कि इंग्लैंड के अंदर जो है वो वहाँ की जो है वो जो पार्लियामेंट है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसकी जो है वह प्रभुता को स्वीकार किया गया है, यानी कि उसकी जो है वह सॉवरेन पावर को स्वीकार किया गया है। वहाँ पर जो है वह सबसे पावरफुल कौन है, पार्लियामेंट है। ब्रिटेन की बात कर रहे हैं हम, ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो होती है वह ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा अगर कोई बिल जो है वो पास किया जाता है तो न्यायालय के द्वारा उसे अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। कोई भी बिल हो अगर पार्लियामेंट से वो पास होकर निकलता है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं करता है, यानी कि वहाँ पर सॉवरेन पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। यूएसए के अंदर सॉवरेन पावर किसके पास है, जुडिशियल डिपार्टमेंट के अंदर, यानी कि न्यायपालिका के अंदर जो है वो सॉवरेन पावर जो है विद्यमान है, ठीक है। लेकिन भारत के अंदर
भारत के अंदर जो है वो क्या होता है, संसदीय प्रभुता को भी स्वीकार किया गया है और न्यायपालिका की सर्वोच्चता को भी स्वीकार किया गया है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता यूएसए में ज़्यादा है, यानी कि यूएसए की जो न्यायपालिका है ना, जुडिशियल जो डिपार्टमेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो वहाँ पर अमेरिका में संसद को बोला जाता है कांग्रेस, तो वह कांग्रेस से बनाए हुए बिल को भी अवैध घोषित कर सकती है। साथ में वहाँ की जो कार्यपालिका यानी कि जो प्रेसिडेंट है, उनके भी कार्यों का जो है वो कार्यों को एग्जामिन कर सकती है और है ना विधि के विपरीत होने पर जो है उनको अवैध ठहरा सकती है। तो वहाँ पर न्यायपालिका की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। लेकिन इंडिया में जो है वो संसदीय प्रभुता भी है, पार्लियामेंट्री सॉवरेन को भी एक्सेप्ट किया गया है, साथ में जो है वह न्यायपालिका की सर्वोच्चता को भी एक्सेप्ट किया गया है। इसके अलावा इंडिया में जुडिशियल रिव्यू की कंसेप्ट को स्वीकार किया गया है कि न्यायपालिका जो है वह किसी जो है वह डिसीजन में किसी भी केस के अंदर अपना डिसीजन देती है तो वापस उसको रिव्यू करने का अधिकार होता है। मतलब वह अपने दिए गए आदेशों की या अपने दिए गए जो निर्णय होते हैं उनकी दोबारा वो जांच कर सकती है, वापस रिव्यू जो है वह कर सकती है। और ये कंसेप्ट जो है वह बेसिकली कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। ठीक है बेटा, अब देखो हमने बात की थी कि भारतीय संविधान को जो है वह 26 नवंबर 1949 को हमने उसको क्या किया था, एडॉप्ट किया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। तो उस समय 16 आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लागू हुए थे। पूरे आर्टिकल लागू नहीं हुए थे, केवल 16 आर्टिकल को आंशिक रूप से लागू किया गया था। इन 16 आर्टिकल में कौन कौन से हैं, एक तो है आपका इंट्रिम पार्लियामेंट का, इंट्रिम जो है वो प्रेसिडेंट का, इलेक्शन कमीशन और नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कुछ आर्टिकल जो है वो लागू किए गए थे। आपने एक वर्ड और पढ़ा होगा, इंट्रिम पार्लियामेंट, इंट्रिम प्रेसिडेंट। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है कि काम चलाओ सरकार या काम चलाओ जो है वह संसद और काम चलाओ राष्ट्रपति। और ये कॉन्सेप्ट जो है फॉलो किया गया 17 नवंबर जो है वह 1947 को, क्योंकि जब संविधान सभा का गठन हुआ तब संविधान सभा की जो अध्यक्षता है आप सबको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई। लेकिन बाद में वही जो है वह संविधान सभा जो है, सुबह तो रहती थी संविधान सभा, लेकिन बाद में वह कन्वर्ट हो जाती थी पार्लियामेंट में और उसकी अध्यक्षता की जाती थी जीवी मावलंकर के द्वारा। तो इसको इंटरिम पार्लियामेंट की जो है संख्या दी गई है, डेफिनेशन जो है वह दी गई है। ठीक है, और कुछ अंश है वो आपके लागू 16 अनुच्छेद जो है वो लागू हुए आपका 1949 को, है ना, 26 नवंबर 1949 को, और पूरी तरीके से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर? प्लीज़ कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में प्लीज़ बताना। ओके बच्चों, थैंक यू।